आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिस्टर शेख शकील जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, एसपीओज जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, रात दिन हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए जो हैं चौक चौराहों पे खड़े रहते हैं, और 24 घंटे की इनकी ड्यूटी रहती है। और इनका एक ही काम है, वो है पुलिस डिपार्टमेंट को सर्व करना और आम लोगों की सुरक्षा। और 24 घंटे ये अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देते हैं। काफ़ी सारे हमारे जो नौजवान हैं, एसपीओज लड़के हैं, काफ़ी सारे शहीद भी हुए, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी फैमिली वालों को जो है कोई माली इमदाद जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी नहीं हो पाती है। बात करेंगे हम शकील सर से। सर क्या कहेंगे? देखिए अरफाज साहब, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी स्टेट में, हमारी इस यूटी में काफ़ी है जिसे कहते हैं। यहाँ पर कोई हैवी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में तो है नहीं है जहाँ पे हमारी बल्क में जो हमारे बेरोज़गार हैं वो वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब होंगे। तो आज आकर हर एक शख्स की यहाँ पे यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे डेली वेजेस क्यों ना हो, चाहे कंसोलिडेटेड क्यों ना हो, तो अगर मैं लगूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं शायद मैं एब्ज़ॉर्ब हो जाऊँगा, रेगुलराइज हो जाऊँगा। आपने देखा, आप एसपीओज़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा हमारे यहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स थी, जैसे रहबर खेल, रहबर ज़राअत जिसे कहते हैं, और रहबर तालीम। आपने देखा कि 1500 रुपये के ऊपर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी बच्चा जो है वो काम करने के लिए तैयार था, एक क्योंकि उसको एक एक्सपेक्टेशन थी कि उम्मीद थी कि मैं 3 साल के बाद या 5 साल के बाद मैं रेगुलर पे स्केल में मैं एब्ज़ॉर्ब हो जाऊंगा। और आपने देखा कि लाखों लोग रहबर तालीम के तहत भी लगे, रहबर ज़राअत के तहत भी लगे, और रहबर सेहत के तहत भी लगे। ये जो कैटेगरी जिसकी आप मुझे बात कर रहे हैं, ये जो एसपीओज़ हैं जिनको हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं, ये वर्चुअली जिसे कहते हैं कि मैं आपको कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा है जिसे कहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ जिसे कहते हैं परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बड़े वसूख से कहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं नफरी की, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की नफरी है या हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस की, मैं ये कहूँगा यहाँ नफरी की बहुत कमी है जिसे कहते हैं। और अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, चाहे किसी चौक में देखेंगे या किसी भी ऑपरेशन में देखेंगे, तो उसमें ये जो एसपीओज़ हैं ये एक अपना नुमायाँ किरदार जो है वो निभाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, काम आप इनसे पूरा ले रहे हैं जिसे कहते हैं, लेकिन तनख्वाह जिसे कहते हैं वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं, मैं कहूँगा कि पीनट्स जिसे कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप इनसे मुकम्मल काम ले रहे हैं और तनख्वाह कम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली एक मन में एक सोच आती है कि मेरे साथ ये इम्तियाजी सलूक जो है वो क्यों किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही ऐसी है, क्योंकि आपको लगाया ही टेम्परेरी गया है या एक स्कीम के तहत लगाया गया है जिसमें फ़ंड्स इतने हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये होम डिपार्टमेंट की बात है, इनको तो फंड्स की कोई कमी जो है वो रहती नहीं है। हमारी स्टेट आपको पता है पिछले 30 सालों से मिलिटेंसी में जो इन्वेस्ट रही है, और यहाँ पे केंद्र से एसआरई फंड्स आते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर आता है जिसे कहते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को, कितने एसपीओज़ होंगे पूरी रियासत में जितने भी हैं, मुझे लगता है कि पूरा एक 33,000 है। तो अगर इनका एक प्रपोज़ल बनाकर केंद्रीय सरकार को भेजा जाए, इनको जिसे कहते हैं कि अगर इनको हालांकि बीच में इनको रेगुलराइज करने का प्रोसेस भी होता है और रेगुलराइज होते भी हैं, और उसके अलावा ये जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, मुझे लगता है शायद उसमें भी इनको थोड़ी रिजर्वेशन है या कोई कंसेशन जिसे कहते हैं वो दी जाती है। लेकिन सबसे मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि चाहे 5,000 हो या 8,000 हो या 18,000 हो, आज के इस महंगाई के दौर में आप मुझे देखिए, मतलब जहाँ अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आप देख लीजिए गैस सिलेंडर का रेट क्या है जिसे कहते हैं, दालें देख लीजिए कितनी महंगी हो चुकी हैं जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद आपने जिसे कहते हैं कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप देखिए गाड़ियों के किराए भी बढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोगों का लाखों रुपए कमा कर हमारा गुजारा नहीं हो रहा जिसे कहते हैं, तो ये बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं। एक चीज़ और भी है ना, जिस तरह से ये एसपीओज जो लड़के लगे होते हैं, ये
इस काम के सिवाय और कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाते हैं। अगर कोई मेडिकल में है तो वो बाहर से भी कुछ करके थोड़ा सा कर लेगा, कोई टीचर है तो वो ट्यूशन वगैरह पढ़ा के भी अपना घर का खर्चा चला लेगा। ये एसपीओस बेचारे इस काम के सिवाय और कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कही थी एक इंटरव्यू में कि हमारी इस अर्स्टवाइल स्टेट में ये जो रियल ग्राउंड पे जो वर्कर्स हैं, चाहे पीएचई हो, पीडीडी हो, आप जहाँ तक ये पुलिस का ताल्लुक है, ये जो एसपीओस हैं, ये तो 24/7 जिसे कहते हैं अवेलेबल है, जिसे कहते हैं इतनी ड्यूटी जो है वो एक रेगुलर मुलाजिम जो है वो नहीं देता जितनी ये एसपीओस जो हैं या जो डेली वेजेस जो हैं या जो कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं वो ये करते हैं, क्योंकि इनको यही होता है तो कि इनसे ड्यूटीज ली भी जाती है ना, सारे सीनियर होते हैं इनसे। देखिए, बात ऐसे है क्योंकि ये बेचारे इसलिए भी अवेलेबल रहते हैं कि कहीं हमारा जो सुपीरियर ऑफिसर है वो कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि हमारी कच्ची नौकरी है, कहीं हमारी कच्ची नौकरी जो है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये वेलफेयर स्टेट है डैंग साहब। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हमारे संविधान में भी लिखा गया है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये जो लोग हैं जिनकी सुनवाई कम है, ठीक है, इनकी सुनवाई होनी चाहिए। इनके लिए ये जो डिपार्टमेंट एसपीओस जो हैं, ये तो अब जैसे हम पीडीडी, पीएचई या बाकी अदर्स डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, वो तो फिर भी अपना दुख दर्द जो है कहीं धरना प्रदर्शन करके भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये एसपीओस जो इसमें लगाए गए हैं डिपार्टमेंट में, ये ऐसे लोग हैं, ये बेचारे तो वो भी जाहिर भी नहीं कर सकते हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हमें कोई दुख तकलीफ है, या हमें पैसा कम हो रहा है, मेरी घर की हालत जो है ये ख़राब चल रही है, ये तो वो भी जाहिर नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं जो इनके साथ ज़्यादती हो रही है। और जिस तरह से अभी यूटी में जो तब्दील कर दिया गया है, उसमें भी मिनिमम वेजेस के हिसाब से भी अगर हम बात करें एक्ट के हिसाब से 18,500 बनता है। तो ये जब जिस शख्स ने 15 साल अपना एसपीओ नौकरी पूरी की है, उसके बाद उसको 18,000 दे रहे हैं, तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अब हम यूटी में आ चुके हैं। कुछ लोग हैं ना सर, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारी वजह से जो है इनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। पहले 1500 था, फिर 3,000 हुआ, फिर 6,000 हुआ। अब जो 15 साल जिनके पूरे हुए थे ना, उनको 18,000 दिया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारी वजह से ये हो गया। लेकिन क्या हुआ इस महंगाई के दौर में? 18,000 रुपया उसको आप दे रहे हो और 24 घंटे उनसे काम ले रहे हो। वो अपना फैमिली कैसे चलाएगा, अपने बच्चे कैसे पालेगा इस महंगाई के दौर में? देखिए, बात ऐसे है, हम तो इस वक्त डैंग साहब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहने की ये बात है, जिस देश में हमारे कुछ घरों में प्रॉपरली अगर चूल्हा ना जल सके तो हमारी इतनी तरक्की करने का फ़ायदा क्या, ठीक है। ये आप देख लीजिए, 131 करोड़ शायद लोगों का देश है जी, जिसमें 30% या 35% लोग जो हैं वो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। उन लोगों को हमने अपने बराबर कैसे लाना है, दिस शुड बी द एंडेवर जी, ठीक है। तो कहने की ये बात है, यहाँ पे फजूल खर्चियाँ जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार जो है वो इस देश में, जिसमें एडवर्टीज़मेंट्स दी जाती हैं, करोड़ों अरबों रुपए, जिसके ऊपर हमारे मिनिस्टर्स के चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। फिर आप ये देख लीजिए, वीवीआईपी रेसिज्म है यहाँ पर। आप देख लीजिए, हमारे जो मंत्री हैं उनका प्रोटोकॉल देख लीजिए, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर देख लीजिए कितना खर्चा है। फिर उसके बाद आप इनकी सैलरीज, इनके पर्क्स जो हैं वो आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि ये जो सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं वो किस लेवल की सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं। तो कहने की ये बात है कि इस चीज़ का एहसास रखना भी ज़रूरी है कि ये जो वॉइसलेस लोग हैं, जो हमारे लिए दिन रात जिसे कहते हैं, जागते हैं जिसे कहते हैं, हमारे लिए दिन रात जिसे कहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए ये खड़े रहते हैं, चौकों में जिसे कहते हैं, ऑपरेशंस में मुकाबला करते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशंस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को फ्राहम करते हैं। लेकिन उसके बाद इनको आखिर मिलता क्या है जिसे कहते हैं, हमारा इशू तो यही है। और फिर दूसरी बात, जब मैं ये चीज़ कहता हूँ, जब आप विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं, फिर इन लोगों का भी तो विकास होना चाहिए। इनको भी लगना चाहिए कि किसी को इनके लिए भी दुख दर्द है जिसे कहते हैं। बाकी ऑफिसर्स आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा अपने डीजी साहब को भी कि वो कोई ना कोई इस किस्म का जिसे कहते हैं, देखिए उनका लिखा हुआ मैंने रखता है जिसे कहते हैं, वो एक स्कीम बनाएं, काबरा साहब के पास भेजें, काबरा साहब जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ बात करें। ऐसा नहीं है कि ये लोग बात उठाएं और उसके ऊपर अमल ना हो, क्योंकि केंद्र तो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये चाहता हूँ
कि इवन जो एसपीओज हमारे इस प्रोग्राम को भी देखें, वो भी रिप्रेजेंट करें। देखिए, एक जमहूरी देश है, एक तरीका है बात करने का। नो डाउट आपने कहा कि ट्रेड यूनियनिज्म नहीं हो सकता, लॉ एंड ऑर्डर के ये लोग हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जायज़ तरीके से जो है वो अपनी मांग जो है वो अपनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो डीजी साहब को लिखें और डीजी साहब आगे होम विभाग को लिखें जम्मू कश्मीर के, और बात जो है किसी तरीके से दिल्ली तक पहुँचे ताकि जो इनकी ग्रीवेंसेस हैं उसका कोई अजाला हो सके। सर उसका भी डर ही है ना लोगों को, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है, उसके सीनियर ऑफिसर्स नाराज़ हो जाते हैं अगर वो अपनी कोई डिमांड रखते हैं। खाली एसपीओज़ की बात नहीं है, सारे डिपार्टमेंट में ऐसा ही चलता है। देखिए डायन साहब, ऐसी बात नहीं है। आप पूरे 30,000 या 33,000 एसपीओज़ को नहीं निकाल सकते, जिससे कहते हैं कोई ना कोई वे आउट इसका निकाला जा सकता है। देखिए, जिस तरह आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम इनकी बात कर रहे हैं, इसी तरह ये किसी अखबार में भी अपनी बात जो है प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली है तो यही है ना कि इनको एक घंटी बजानी है ताकि अथॉरिटीज़ के कान तक आवाज़ जो है वो पहुँचे। तो बात सिर्फ ऐसे ही है। तो और उसके बाद आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, मेल किया जा सकता है, व्हाट्सएप किया जा सकता है, जितने भी जायज़ तरीके हैं। बात तो ये है कि एक जमहूरी तरीके से, एक पार्लियामेंट्री तरीके से अपनी बात जो है अपने ऑफिसर्स तक पहुंचाई जाए, तभी उसका अजाला होगा। सर इनको जो है इलेक्शन ड्यूटीज़ भी ली जाती हैं, जैसे पक्का मुलाजिम है, हवलदार है या बाकी अदर मुलाजम्स हैं, उनको जो है इलेक्शन ड्यूटी पे पैसा मिल जाता है, लेकिन इन लोगों को वो भी नहीं मिलता है, किसी भी ड्यूटी का पैसा नहीं मिलता है इनको। ये सरासर ज़्यादती है इनके साथ। एक तो तनख्वाहें कम, ऊपर से जो इनसे ड्यूटीज़ ली जाती हैं, इलेक्शन ड्यूटी पर अगर पैसा आ रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए। देखिए, इलेक्शन के बेनिफिट तो मुझे लगता नहीं है कि इनको डिप्राइव किया जा सकता है। ये तो इट इज़ सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन एंड वेरिफिकेशन कि अगर इन लोगों ने भी इलेक्शंस में ड्यूटी दी हैं तो इनको बेनिफिट्स क्यों नहीं मिले। मुझे लगता है ये तो वेरीफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिमिलरली सिचुएटेड हैं, ये भी इलेक्शन की ड्यूटी दे रहे हैं, आई सपोज कि इनको भी वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और दूसरी बात ये है, मैं आपको डैंग साहब ये कहूँगा कि पहले तो अक्सर ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में करप्शन बढ़ी है, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो अपने मुलाजमों का ध्यान नहीं रखती है, ठीक है। और आप ये देखिए, केंद्र सरकार ने ये कहा कि हमने जो है इसको यूटी इसलिए बनाया टेम्परेरली, अल्टीमेटली होम मिनिस्टर का बयान है कि स्टेट को हम रिस्टोर करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे करप्शन बढ़ी थी, उलगाववाद बढ़ा था। तो मैं तो कहूँगा कि अब तो केंद्र का डायरेक्ट यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल है, जिसे कहे। और वो बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ हमने इंसाफ करना है, और ख़ासकर उन सेक्शंस के साथ इंसाफ करना है जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से मैं उनको फिर ये उनकी याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि यहाँ जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में इस किस्म के लोग हैं जिनमें डेली वेजर्स हैं, कंसोलिडेटेड हैं, कंटिंजेंट हैं, ये एसपीओज़ हैं, या जो लोग एडहाक पे अभी भी शायद होंगे, जो काफ़ी देर से एडहाक लेक्चरर्स हैं, एडहाक टीचर्स हैं। आप देखिए प्रेस क्लब के बाहर मुझे लगता है कि 2, 2.5, 3 सालों से लोग जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट पे अभी भी बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में कि हमारे साथ इंसाफ होगा। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मतलब ये बात केंद्र सरकार तक पहुँचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वोट लेने नहीं है, ठीक है। कोई हमारा भाई केरला से आया हुआ है, कोई पंजाब से है, कोई हिमाचल से है, कोई राजस्थान से है, उसने यहाँ पे 25-30 साल अपने कैडर में नौकरी करके तो अपना बोरी बिस्तरा उठा के चले जाना, जिसे कहते हैं। सर नुमाइंदे जो यहाँ के भेजे थे असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में, तो वो भी नहीं उठा रहे हैं। देखिए, चुनिंदा तौर पे कुछ लोग बात करते हैं, जिसे कहते हैं, तो बाकी जो लोग जिन्होंने बात करनी चाहिए इस वक्त, हालांकि अपोजिशन का तो रोल बनता ही है, लेकिन जो लोग पावर में हैं, जो पूरा दिन प्रेस के सामने होते हैं, आप देखिए हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, तो उनके सदर हैं, बड़े वोकल हैं, उनके स्पोक्स पर्सनस भी हैं, हमारे वकला हजरात हैं, जिसे कहते हैं, काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी इंटरव्यू वगैरह मीडिया में रहते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग अगर पावर में हैं बिकॉज ऑफ द पीपल, बिल्कुल ठीक है, अगर वो लोगों की शिकायत को नहीं उभारेंगे
तो मुझे लगता है लोग उनको सीन से जो है ना वो डिसअपेयर कर देंगे। डेमोक्रेसी यही चीज़ होती है कि अगर आपको पावर में रहना है, ठीक है, तो आपको लोगों की जो शिकायत हैं उनको आपने कंटिन्यूसली, जिसे कहते हैं, उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है यही है कि यहाँ पे जो बीजेपी की टीम है, ठीक है, वो एक पोस्ट ऑफिस है डैंग साहब, और इनका काम सिर्फ यही है कि कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, उन्हीं को इंटरव्यू देते हैं, उन्हीं के सामने अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, और वो लोग जो टफ़ क्वेश्चंस हैं उनको वो करते नहीं हैं, जिसकी वजह से देखिए ये लोग अगर प्रॉपरली मरकज़ी सरकार को यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो बेरोज़गारों के इश्यूज़ हैं, जो एसपीओज़ के इश्यूज़ हैं, जो पीडीडी के डेली वेजेस के इश्यूज़ हैं, अगर इनको ये लोग प्रॉपरली प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं मान नहीं सकता कि उसका रिड्रेसल ना हो। लेकिन ये लोग जिसे कहते हैं कि अपने ज़ाती मफादों में ही शायद उलझे हुए हैं, शायद किसी को मैंडेट लेना है, शायद किसी को मिनिस्टर बनना है, ये शायद इसलिए अपनी जो मरकज़ी लीडरशिप है उसको नाराज़ नहीं करना चाहते, तो इसलिए प्रॉपर जो प्रोजेक्शन है इश्यूज़ की वहाँ तक पहुँच नहीं रही। ठीक है सर, मैं आपसे लास्ट पे एक चीज़ जानना चाहूँगा। जिस तरह से सिविल डिपार्टमेंट के लोग वो लोग जो हैं कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्या उस तरह का रास्ता जो है इन एसपीओज़ के लिए भी खुला है, वो भी इस रास्ते पे जा सकते हैं? देखिए, कोर्टों के दरवाज़े हर एक के लिए खुले हुए हैं, कोर्ट्स के दरवाज़े जो हैं वो हर एक के लिए खुले हुए हैं। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि ये बेचारा लोअर स्टेटा के लोग हैं। आज इंसाफ लेना इस देश में कोई इतना सस्ता भी नहीं है डैंग साहब, मैं आपको साफ बात कहूँगा, ठीक है। एक तो पहले ये लोग इकट्ठे कैसे होंगे, फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये कोर्ट तो जा सकते हैं, कोर्ट में ये गुहार भी लगा सकते हैं कि हम इतने घंटे काम करते हैं, हमें इतनी देर से हम काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखिए कोर्ट भी क्या करेगी, कोर्ट भी सरकार को ही कहेगी कि भाई इनके मतलब आप कुछ सोचिए, जिसे कहते हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, दे हैव ए राइट टू गो टू द कोर्ट, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि इनको ग्राउंड वर्क करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ये अपने सीनियर ऑफिसर से अब मिलें, उनसे बात करें, उनको अपने मेमोरेंडम दें, उनको अपनी जो शिकायत हैं जिसे कहते हैं वो लिख कर वो उनको दें, और उसके बाद देखें कि उसके ऊपर क्या नोटा नाटी जो है ऑफिसर्स करते हैं। फिर उसके बाद अगर इनका रिड्रेसल नहीं होता तो कोर्ट जिसे कहते हैं वो लास्ट रिज़ॉर्ट होना चाहिए, वो लास्ट में देखना चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेख शकील जी, जिन्होंने एसपीओज़ के मुद्दे पे बेबाकी से अपने जो व्यूज़ थे हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शेयर इंडिया के लिए।